आज हम बायो एनर्जेटिक के लास्ट टॉपिक के साथ पेश खिदमत हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने सेलुलर रेस्पिरेशन लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमारे पास कितने एटीपी बने थे और कितने हमारे पास ब्लैंक चेक थे। ब्लैंक चेक मीन्स के NADH2 कितने थे और FADH2 कितने थे। ठीक है, तो हम बैलेंस शीट देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन में कि कितने एटीपी बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एटीपी। हमने पहले दिन कहा था कि जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा, स्प्लिट होगा, तो 36 to 38 एटीपी बनेंगे। अब देखते हैं कि वो एटीपी कैसे बनते हैं। 3 स्टेप्स हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के। उदाहरण सुन में 3 स्टेप्स हैं कितने सेलुलर रेस्पिरेशन को समझाने के लिए। आपको समझाने के लिए 3 स्टेप्स में सेलुलर रेस्पिरेशन को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो नंबर 1 जो है वो ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटता है और उसके 10 स्टेप्स से रिएक्शन के हमने 1 by 1 डिस्कस किया था। और जो ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 2 एटीपी बनते हैं और हमारे पास 2 NADH2 मिलते हैं। आपको पता है कि एक NADH2 जब हम केश करवाएंगे इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो एक NADH2 से हमें 3 एटीपी मिलेंगे। तो NADH हमारे पास 2 हैं, तो 2 को हम मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास 6 एटीपीज आ जाएंगे। तो जो पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में याद रखिएगा कि हमें इन केश एटीपी हमें 2 मिलते हैं। ये नेट एटीपी हैं, वैसे 4 एटीपी बनते हैं मगर इन नेट हमें 2 एटीपी मिल रहे हैं। ठीक है, जब हम इसको केश करवाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो टोटल नंबर ऑफ एटीपी, यहाँ पे हमने ग्रांड टोटल लिखा है, यहाँ पे हमने यूजेस किया है किसका, NADH, FADH2 और NADH2 का। तो टोटल जो ग्रांड जो हमें मिलेंगे एटीपी वो 8 मिलेंगे, किसमें, फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो डीकार्बोजाइलेशन है, जो कि पायरूवेट जब मैट्रिक्स के अंदर होता है और क्रेब्स साइकिल में जब जाता है उससे पहले डीकार्बोजाइलेशन होती है। डीकार्बोजाइलेशन होती है और एसिटाइल को ए मिलता है। ठीक है, और को ए एंजाइम मिलता है एसिटाइल के ग्रुप के साथ जो कि लिंक करता है क्रेब्स साइकिल को। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें कोई भी एटीपी नहीं बनता मगर NADH2 बनते हैं। जब दोनों NADH को हम केश करवाएंगे, इसको यूज़ करेंगे, इसकी एनर्जी जब यूज़ होगी इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो इससे हमें 6 एटीपी मिलेंगे। ठीक है, तो अगर ग्रांड टोटल करेंगे सेकंड स्टेप का तो हमें टोटल 6 एटीपी मिलेंगे। सेकंड स्टेप में कितने एटीपी मिलेंगे, 6 एटीपी मिलेंगे। जो थर्ड स्टेप है हमारा वो क्रेब्स साइकिल है, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, TCA साइकिल भी कहते हैं। ये सारा हमारा डिस्कस हो गया है। तो ये जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल में हमें 2 एटीपी मिलते हैं। इन केश में हमें 2 एटीपी मिल जाते हैं। और हमें क्या मिलता है, और हमें मिलता है NADH और हमें मिलता है FADH। अब देखें क्रेब्स साइकिल में दो क्रेब्स साइकिल एक साथ चलती हैं, क्योंकि पायरूविक एसिड हमें ग्लाइकोलाइसिस में 2 मिले थे, तो 2 साइकिल्स एक साथ चलेंगी। तो इसका मतलब कि जो एक साइकिल में हमें NADH 3 मिले थे, तो 2 साइकिल एक साथ चल रही हैं। तो इसका मतलब कि इसको 3 को हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें दोनों साइकिल्स में 6 NADH मिलेंगे। और FADH हर साइकिल में हमें 1 मिलता है, हर क्रेब साइकिल में 1 मिलता है। ग्लाइकोलाइसिस में हमें 2 पायरूवेट मिले थे, तो 2 साइकिल चल रही हैं। तो इसका मतलब कि FADH2 भी हमें कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो अगर एक NADH2 से 3 हमें एटीपी मिल रहे हैं तो 6 से हमें कितने मिलेंगे, 18। ठीक है, और FADH 1 से हमें 2 एटीपी मिल रहे हैं, तो 2 से हमें कितने मिलेंगे, 4 एटीपी मिलेंगे। तो जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप जिसको हम क्रेब साइकिल कह रहे हैं, और क्रेब साइकिल एक्चुअली सेकंड स्टेप है, थर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, मगर इसको जो है बैलेंस शीट को समझाने के लिए मैंने इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो टोटल एटीपी हमें मिलेंगे 24 एटीपी मिलेंगे। कितने, 24 एटीपी हमें मिल जाएंगे। किसमें, क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल में इन केश मिल रहे हैं 2, और ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये जो FADH या NADH है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज होंगे। ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ठीक है, तो उसमें से अब कितने एटीपी बन रहे हैं, 38। कितने एटीपी बन रहे हैं बेटा, 38। वैसे बनने चाहिए 36। कितने बनने चाहिए,
36। तो अब ये जो 2 का माजरा है, ये 2 एटीपी कहाँ जा रहे हैं, 2 एटीपी कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। 36 मैंने आपको कहा था कि जब एक ग्लूकोज का मालिक्यूल टूटेगा तो 36 एटीपी बनेंगे, मगर यहाँ पे एटीपी बन रहे हैं 38। अब जो 2 एटीपी जा रहे हैं ना, कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर 2 एटीपी को हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 सिस्टम है, शटल सिस्टम है, शटल सिस्टम, इसमें 2 शटल सिस्टम है कि हमें ये पता है कि जो NADH साइटोप्लाज्म में बने थे, NADH कहाँ पे बने थे, साइटोप्लाज्म में जो NADH बने थे वो साइटोप्लाज्म के NADH माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाते। माइटोकॉन्ड्रिया इनके लिए परमिएबल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वो इनके लिए साइटोप्लाज्म से NADH2 ये इसमें नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन इसके लिए क्या है, इम्परमिएबल है, इसको इजाज़त नहीं देगी कि ये NADH2 जो है इसके अंदर जाए, ठीक है। अब होगा क्या कि शटल सिस्टम के थ्रू दो शटल सिस्टम है, उनके थ्रू जो NADH है वो NADH जो कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू बने थे, कहाँ पे बने थे, साइटोप्लाज्म में बने थे, ये एंटर होंगे किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। इनकी एंट्री के लिए यहाँ पे 2 एटीपी कंज्यूम हो जाते हैं। कितने एटीपी कंज्यूम हो जाते हैं, 2 एटीपी कंज्यूम हो जाते हैं। जो 2 एटीपी हैं वो 2 एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH बना था उसको अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 शटल सिस्टम है। नंबर 1 शटल सिस्टम है ग्लाइसरोल फास्फेट शटल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ये देखें, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जो 2 NADH बने थे ये यहाँ पे क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडाइज होने से ये चेंज हो जाएगा किसमें, NAD+ में, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन और जो दो प्रोटॉन है ATP को कंज्यूम करते हुए ये एंटर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये मैंने दिखाया है यहाँ पे कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे, ये जाके रिड्यूस करेंगे किसको, FAD को, और FAD चेंज हो जाएगा FADH2 में। ये FADH2 जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होगा और इससे बनेंगे 2 ATP, ठीक है। उसके बाद जो शटल सिस्टम 2 है उसको मेलेट एस्पारेट शटल सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म से NADPH वही जो है ऑक्सीडाइज होता है और इससे प्रोटॉन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाते हैं और यहाँ पे भी 2 ATP खर्च आते हैं, ठीक है। तो ये जाएंगे और मिलेंगे और जो है रिड्यूस किसको करेंगे, NAD को करेंगे, और NAD जाके आगे 3 ATP बनाएगा। तो जो 2 ATP हैं यहाँ पे, जो 2 ATP में माइनस कर रहा हूँ, ये यूज़ हो रहे हैं कहाँ पे, NADH जो साइटोप्लाज्म में है उनको ट्रांसपोर्ट करने में, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करने में किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। ये हमें पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया है वो इम्परमिएबल होता है NADH के लिए। तो इस तरीके से हमारा खाता जो है वो पूरा हो जाता है और हमें लास्ट में 36 ATP मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच।